हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। लक्ष्य जेई 2026 बैच, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार चैप्टर। और आज हम लोग और कुछ धांसू चीजें पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 12 में आप सब लोगों का वेलकम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। की हालचाल जल्दी से बता दीजिए, कैसे हैं सब? बढ़िया हैं, जोरदार हैं? गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। ये गुड नाइट वाले भी हैं, अच्छा जी, ठीक है। गुड मॉर्निंग वाले भी हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारी तरह की वैरायटी है सर, है ना क्लास में, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो भाई लास्ट क्लास में आपको ढेर सारा, खूब सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए होंगे, है ना। और उसमें मेंस के क्वेश्चंस भी थे, एडवांस के क्वेश्चन भी थे, और मेनली उसमें से एडवांस के क्वेश्चंस थे। ईमानदारी से बताओ, देखें, है ना, जेई की तुम्हें सौगंध है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस ट्राई किए, कि जिन्होंने हमने सर क्वेश्चन सॉल्व जरूर किए थे, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा है कि सर टाइम नहीं मिल पाया सर, है ना। तो वो भी बता दो, दोनों ही। हाँ, आया ना, होमवर्क करने का टाइम नहीं मिल पाया। हाँ, चलता है ऐसे तो, मैं समझ सकता हूँ। है, ट्राई किए पक्का, कंप्लीट भी कर लिया? ओ हो भाई साहब, ये देखो नो वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं नो वाले भी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म। तो नहीं किए। तो ये तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि गलत बात है ना। अब इसमें नई बात क्या कहनी है? यस, बहुत गलत बात है। गलत नहीं, वे बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आपको होमवर्क मिला है तो उसको सॉल्व करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी जब एडवांस के क्वेश्चंस हो, है ना। और उनसे एकदम से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, कि अगर मान लो पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस आए और खटाखट निपटा दिए उस एक टॉपिक के ऊपर, तो ऐसा लगेगा ना यार एकदम बढ़िया काम हो गया यार, मैंने एडवांस के क्वेश्चंस कर लिए। तो जो चैप्टर है उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का वो काम करता है ना। तो आपको करना चाहिए था वैसे, है ना, आपको करना चाहिए था, है ना। अब नहीं किया तो चलो ठीक है, नहीं किया तो नहीं कर पाए। कल संडे है, कल करना, है ना। हाँ, कल संडे है, कल आप लोगों की छुट्टी है। यस, कोई क्लास व्लास है नहीं, तो कल करना, है ना। स्कूल गए थे, हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूं कल जो है ना, कल ना कोई स्कूल है, ना कोई तुम्हारी यहां क्लास है, तो कोई बहाना भी नहीं है ना, बहाना भी नहीं है, तो कल कर लेना, कोई बात नहीं, है ना। तो आज मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको सीधा ले चलूंगा कहां पर? सिनर्जिक बॉन्डिंग पे, है ना। और सिनर्जिक बॉन्डिंग के बाद हम लोग बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, और फिर उसके बाद हमें आज स्टार्ट करना है आइसोमेरिज्म, है ना। और मैंने ऐसे सुना है कि आइसोमेरिज्म तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ना। ऐसे मैंने सुना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म देखते ही तुम खुश हो जाते थे, है ना। तुम्हारे चेहरे पे एकदम रौनक आ जाती थी, है, ऐसा था क्या? है। और मैंने ऐसे सुना है कि भाई ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से तो आप लोगों को खास प्यार है ना, बहुत जबरदस्त तरीके का, है ना। तो मतलब अच्छी बात है, मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझे बता नहीं रहे होंगे, है ना। हाँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ तुम्हें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें से भी आइसोमेरिज्म, ओ हो, बोले सर मतलब ये तो हम क्या ही बताएं आपको। आ जाइए, हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे थे, जो लास्ट क्लास थी उसमें अरे गलत सुना, नहीं वो सर ही बता रहे थे मुझे, तो आर्य सर ही बता रहे थे, बताओ। हैं, अब मैं क्या करूं, मतलब वो वही बोल रहे थे, बोले एकदम भाई यार लक्ष्य के बच्चे एकदम खतरनाक हैं ऑर्गेनिक, और उसमें से भी आइसोमेरिज्म तो बोले कि एकदम जबरदस्त है उन लोगों का, है ना। अब बताओ, तुम्हारी खुद की तारीफ ही तुमसे हजम नहीं हो रही, देख रहे हो तुम लोग, हैं। खुद की मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, वो भी तुमसे हजम नहीं हो रही। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमें कोई बोले कि यार तुम बहुत बढ़िया हो। नहीं, हम नहीं है, आपने गलत सुना है मतलब, है, नहीं। हाँ,
और तारीफ भी बर्दाश्त नहीं हो रही, बताओ तुमसे। अरे यार मतलब ये तो बहुत गलत है भाई। आ जाओ। तो चलो छोड़ो, है ना, अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था, है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग हम लोगों ने बात करी थी कि आपका जो लिगेंड होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, और वापस मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, ना। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग हुआ करती थी उसको हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते थे। और ये जो ऐसे लिगेंड्स हुआ करते थे जो इस तरह की बॉन्डिंग शो करते थे, उसको हम लोग पाई एसिड लिगेंड्स के नाम से जानते थे, है ना। याद आया चीज, है ना। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है, आपको पता है नॉन क्लासिकल लिगेंड जो पाई एसिड लिगेंड्स होते हैं, वो वाले लिगेंड्स ये बॉन्डिंग शो करते हैं। लेकिन इसमें हमें जो मेनली बात करनी है ना, हमें जो मेनली बात करनी है वो कौन से लिगेंड्स के बारे में करनी है, वो बात करनी है कार्बोनाइल लिगेंड के बारे में। किसके बारे में, कार्बोनाइल लिगेंड के बारे में, है ना। एक्चुअली हमें ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है ये सिर्फ मेटल कार्बोनाइल में पढ़नी होती है, सिर्फ और सिर्फ वही हमारे सिलेबस का पार्ट है, बाकी जगह पर ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो मेटल कार्बोनाइल, जैसे मैं आप लोगों को बोल ही रहा था, एक एग्जांपल होता है NiCO4। यस, ये एक मेटल कार्बोनाइल का एग्जांपल है, क्योंकि Na आपका मेटल है और उसके साथ कौन प्रेजेंट है, 4 CO प्रेजेंट है। तो सर देखिए, ये हो गया मेटल कार्बोनाइल, है ना। कार्बोनाइल किसको बोलते हैं हम लोग, CO को बोलते हैं, है ना। और इसका एक और एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को, FeCO5, है ना, ये भी इस कैटेगरी में आ सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं सर, ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मेटल कार्बोनाइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हमें ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है मेटल कार्बोनाइल में पढ़नी है। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने जा रहा हूं। ये एग्जांपल समझाऊं उससे पहले मुझे एक बात बताइए, ये जो CO है ना, CO जो है आपका लिगेंड है, CO, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर 14। और क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम सब लोगों ने पढ़ी है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब मैं आपको ये एसिड्स इन लिगेंड्स के बारे में पढ़ा रहा था, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में, तो वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि जो CO होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है जो खाली रहता है। सर हम लोगों ने उस दिन भी बात करी थी, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, जल्दी से बताइए, इसके पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, जल्दी बताओ बेटा। CO जो है इसके पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, जब हम लोगों ने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था, जब हमने वो एनर्जी का ऑर्डर लिखा था, तो इसके पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल हुआ करता था, जल्दी बताइए। यस यस यस, जल्दी बताओ, इसके पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल हुआ करता था। P नहीं, अबे P हाँ, N2 के सिमिलर बनेगा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, N2 के सिमिलर बनेगा। और जो N2 हुआ करता था उसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल खाली हुआ करता था। अरे P तो है ही, P का भी कौन सा, पाई स्टार। यस, इनके पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल हुआ करता था, CO के पास सर पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट हुआ करता था। यानी P तो है ही भाई, D आएगा कहां से, है ना। बेचारे के पास, इनमें से दोनों के किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, ऑब्वियस है P ऑर्बिटल ही खाली होगा। लेकिन P में भी कौन सा सर, पाई स्टार ऑर्बिटल खाली हुआ करता था, है ना। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल खाली हुआ करता था, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और CO जो है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने CO का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, जल्दी से बताओ। CO का स्ट्रक्चर क्या ऐसा ही होता है क्या, इस पे प्लस होता है और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही तो होता है ना। आप इस पे माइनस भी लगा सकते हो, है ना। आप इस पे अगर प्लस नहीं लगाना चाहते, इसका फॉर्मल चार्ज +1 होता था, कार्बन का फॉर्मल चार्ज -1 होता है। यस, इसकी स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख रखी है ना, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, है ना। तो सर यहां पर डोनर एटम कौन होता था, सर डोनर एटम हुआ करता है कार्बन, है ना। डोनेशन किसके थ्रू होता है, कार्बन के थ्रू। सर यहां देखिए, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां पर कितने दिख रहे हैं, 5, मतलब कार्बन पे नेगेटिव है। और सर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ 5 दिख रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका फॉर्मल चार्ज +1, है ना। ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसको फॉर्मल चार्ज की फॉर्म में दिखाना हो तो लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना, ये ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये है CO, है ना। अगर आपको फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर दिखाना होता तो डोनर एटम जो होता है सर, वो कौन सा होता है, कार्बन होता है ना। तो समझिए आप लोग, अब मेरी बात को समझिएगा। ये है हमारा CO, है ना, ये है हमारा CO। मैं यहां बना देता हूं, ये C है और ये ट्रिपल बॉन्ड O है ना, ये CO हो गया। और सर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है सर, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। देखिए सर, ये वाला फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मैं ऐसे कह दूं, कार्बन के पास कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, फील्ड ऑर्बिटल। और सर इधर हमारा प्रेजेंट है कौन, मेटल, है ना। इधर हमारा कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मेटल। और सर वैकेंट के मेटल के पास कौन सा ऑर्बिटल खाली है, सर मेटल के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल खाली होता है। तो होता क्या है कि जो मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल है वो इस कार्बन के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। क्या मैं इसे करवा सकता हूं ओवरलैपिंग,
ये है मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। ये है मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल। यस, तो जैसे ही मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल इस कार्बन के फिल्ड ऑर्बिटल के साथ आपस में ओवरलैप करता है, सर दोनों के बीच क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, है ना। क्योंकि पहला बॉन्ड बना है साइड वाइज ओवरलैपिंग ना होके हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया। बहुत बढ़िया। एट द सेम टाइम सिनर्जिक बॉन्डिंग की कंडीशन हुआ करती थी कि सर जो हमारा मेटल है इसके पास क्या प्रेजेंट है? एक फील्ड ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। यस, एट द सेम टाइम ये जो मेटल है इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? सर एक फील्ड ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। एंड जो हमारा बेटा ये जो CO है सर इसके पास क्या प्रेजेंट है? सर इसके पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सर इसके पास क्या प्रेजेंट है? वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सर अरे सर अब आप समझ गए हो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? इन दोनों की आपस में ओवरलैपिंग होने वाली है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसी को बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। पहले तो आपके लिगेंड ने इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से अपने वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में वापस इलेक्ट्रॉन ले लिया। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। और ये बैक बॉन्डिंग जैसा दिख रहा तुम्हें, है ना। बैक बॉन्डिंग में भी तो ऐसा ही हुआ करता था। अरे बोलो तो सही, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया और इन दोनों के इंटरेक्शन से पाई बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये ओवरलैपिंग कैसी हुई है? साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाओगे और बना के आप डन लिखोगे, फिर उसके बाद मैं अगली स्लाइड पे आपको ले चलूंगा। यस, बोलो 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 जल्दी से, हाँ फटाफट। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। ये मैं लास्ट क्लास में भी तो यार सेम ही चीज समझाया था। अब बताओ यार, वापस तुम रिपीट करवा रहे हो। 2 बार 3 बार तो मैंने रिपीट कर दिया, लास्ट क्लास में भी रिपीट बताया था, आते ही फिर रिपीट किया, फिर एक बार और डिटेल में रिपीट किया, और बताओ फिर भी तुम बोल रहे हो रिपीट कर दो। ये गलत बात, मतलब ऐसे रिपीट नहीं चलेगा बेटा। ऐसे रिपीट करते रहे तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे ही कैसे, है ना। इतनी बार रिपीट नहीं होगा, है ना। आइए देखिए, यही आपके सामने लिखा हुआ है। देखो साहब क्या लिखा हुआ है, लिखता है द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। देखिए मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। देखो ये रहा सर, मेटल और कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। किस 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 वजह से बन रहा है? लिखता है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। बिल्कुल सही बात है। यस, इसके जो ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल है, वो इसके साथ ओवरलैपिंग से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया, है ना। आगे कहता है कि मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये कैसे बनता है? बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ए फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO। और ये वैकेंट और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा होता है बेटा? जल्दी से बताओ। अरे सर ये होता है वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। यस, कौन सा ऑर्बिटल होता है? वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होता है सर। बस उज्जवल जी कह रहे हैं बेस्क से पढ़ाओ। उज्जवल जी कह रहे हैं बेस्क से पढ़ाओ। ये क्या होता है बे? ओ अंग्रेज, ये क्या होता है बेटा? पहले लिखना तो सीख के आ जा। डन है। तो ये भी दोनों लाइन लिख लो आप अपनी कॉपी में, है ना। ये दोनों लाइन आप अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे और हम कभी ना भूलें, है ना। लिखना जरूरी है, मैं तो हमेशा कहता हूं लिखना इज मोर इंपॉर्टेंट। एस, तो लिख लो अपनी कॉपी में जल्दी से। हाँ हो गया, डन है। ओके, अच्छा एक चीज और देखो, जब ये मतलब ये जब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है ना, तो इन दोनों के लिए फायदेमंद है। सिनर्जिक बॉन्डिंग दोनों के लिए फायदेमंद है। बोले सर कैसे? मैंने कहा यार देख हो क्या रहा है। पहली बात तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उसमें ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन दे रहा तो मेटल को बढ़िया लग रहा है ना, क्योंकि इसका वैकेंट था, इसमें इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कार्बन को मजा आ गया, इस मेटल को मजा आ गया। एट द सेम टाइम ये जो कार्बन है, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेटल ने क्या किया? वापस इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसको मजा आ गया, किसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। मतलब ये कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और दोनों एकदम खुश हैं। कोई बोल ही नहीं रहा। अरे दोनों एकदम खुश हैं कि नहीं? ये दोनों के लिए अच्छी चीज है, मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि पाई बॉन्डिंग हो रही है, और इससे दोनों के लिए फायदेमंद है। अच्छा नोट डन क्या? लो भाई,
अरे भाई साहब लिखो लिखो, चलो चलो चलो, नॉट डन तो अब कर लो बेटा, डन लिख दो। एकदम तो दुनिया नाराज होगी हैं? लो लो बेटा, नोट डन की बाढ़ आ गई है, मतलब बताओ, लो लो बेटा, लिख लो लिख लो, ऐसी क्या बात है। हाँ, सिलेबस सिलेबस होता रहेगा, लेट चलेगा, लेट होगा, जैसा भी होगा वो अलग बात है, लेकिन चलो लिख लो, कोई बात नहीं। अरे वो दो तीन कलर के पेन से तो सजा के नहीं लिख रहे हो ना तुम लोग, ओ भाई लोगों, ये नोट डन वाले जो हैं वो दो तीन कलर के पेन से तो नहीं लिख रहे ना, है भाई। अरे वो काम नहीं करना है, उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको ये सब कुछ करने का। डन है, चलो जी, चलो सर, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस मेटल कार्बन बॉन्डिंग से, इस बॉन्डिंग से ये वाला जो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड है, इस पे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोल रहे हो सर देखो इस पे ये वाला बॉन्ड मजबूत हो रहा है, जब ये एडिशनल पाई बॉन्डिंग हो रही है, ये जो एडिशनल सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, इस एडिशनल सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? है ना। अगर मान लो आपसे कोई ये पूछे कि एक तो सिर्फ सीओ है ना, या फिर चलो उसको बाद में बात करेंगे, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज करेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगी, तो सर ये जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज करेगी। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? तो ये एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये उतना ही मजबूत होगा, है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो आप सबसे पहले इस चीज को लिखिए, आप इसको लिखिए कि एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, ये बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी सर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा। यस, बॉन्ड ऑर्डर बोल दो या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, बॉन्ड एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। क्या मैं सही कह रहा हूं? और अगर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। क्या ये बात भी सही है क्या? बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है सर। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, जब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर है इस पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बेटा ये बताओ जल्दी से, है ना। ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे अभी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बताओ, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताइए, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? उस पे क्या फर्क पड़ेगा? नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा चलो मैं बताता हूं, देखो कोई बात नहीं, है ना, हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं। सुनिए मेरी बात को, आप लोगों ने एमओटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोगों ने एमओटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना। सर एक बात बताइए, ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो कार्बोनाइल है उसके वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब Na की वैल्यू बढ़ रही है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में बढ़ते हैं तो मुझे एक बात बताइए, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा? सर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, सिर्फ सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब सर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। लेकिन कौन सा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या? है ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ता है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, है ना। और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। अच्छा अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो होगी सर वो इंक्रीज करेगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? यस, क्या चीज क्लियर हुई? और मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्डिंग कब ज्यादा स्ट्रांग होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग कब ज्यादा स्ट्रांग होगी? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो तब,
या फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो तब? यस, जल्दी बताओ। अबे ओ ज्ञानी महेश, क्या कौन था ये कह रहा आप लिखने का टाइम नहीं देते और बीच में खड़े रहते हो। मुझे पता है बाकी लोग तुम्हें कितना सा टाइम देते हैं लिखने का, है ना, तो तुम मुझे ज्ञान मत दो ज्यादा, फालतू बकवास कर रहा है। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या पूछ रहा था मैं क्वेश्चन तुमसे? हाँ, कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा तब सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी होगी, या फिर नेगेटिव होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तब सिनर्जिक अच्छी होगी? अरे यार पॉजिटिव कैसे? अरे यार अगर पॉजिटिव होगा तो ये मेटल इसको इलेक्ट्रॉन दे कैसे पाएगा? सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब तो ये ना कि इस मेटल ने वापस इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, ये देगा कैसे? तो सर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा नेगेटिव हो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, इसकी इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा, इसका मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, है ना। तो पॉजिटिव नहीं होगा भाई, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ना। तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये कुछ चीजें हैं जो आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग जब जब होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, सिंपल चीज। और ये तब ज्यादा होगा जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा। यस, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा तो लिगेंड क्यों नहीं डोनेट करेगा? लिगेंड को डोनेट करने से कौन रोकेगा? लिगेंड को डोनेट करवाने के लिए मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। अगर मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो लिगेंड हमेशा डोनेट करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब नहीं है आपको उससे। हाँ, यह है कि अगर नेगेटिव होगा तो कम टेंडेंसी होगी, पॉजिटिव होगा तो मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, टेंडेंसी ज्यादा होगी। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि बिल्कुल नहीं देगा, है ना। आप समझो इस बात को। लेकिन अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मेटल की वापस इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए और इसको नोट कीजिए, डन लिखिए। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। यस, फटाफट इसको नोट करो, देखिए फटाफट, है ना, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। हाँ, फटाफट इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो जी, बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखो आपके सामने मैंने कुछ 3 कंपाउंड लिखे हैं। पहला लिखा है VCO6 माइनस, एक मैंने लिख दिया CrCO6, है ना, और तीसरा लिख दिया मैंने MnCO6 प्लस X। इसको मैंने लिख दिया A, B और C, है ना। और मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, है ना, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है बेटा एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसका ऑर्डर आपको बताना है। एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसका ऑर्डर आपको बताना है। फिर उसके बाद मेटल कार्बन बॉन्ड एनर्जी, इसका ऑर्डर आपको बताना है। फिर उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, उसका ऑर्डर आपको बताना है। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी आपको बताना है। फटाफट करिए ये काम, फटाफट करिए ये काम। फटाफट करो, देखिए हो गया क्या सारे?
सारे हो गए क्या? चले आगे। देखो सर, देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आएगी, वी यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये सर 0 है और ये पॉजिटिव है। अभी हमने ये कहा था कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का ऑर्डर ये हो गया। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है इसका मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका मतलब सर सेकंड का ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा थी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता था, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर ये होगा, और क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। बताइए क्या सबका ऑर्डर यही मिला है क्या? चेक कर लो, मेरे हिसाब से आसान है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, है ना? आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। डन? यस, आगे चले। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूं, है ना? इस पे एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है। एक छोटी सी चीज और देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ये लिखो, चलो डोनेटिंग नहीं, पहले एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो मैंने आपके सामने लिखा है, एक लिखा है PF3, एक लिखा है PCl3, सॉरी PBr3, और एक लिखा है P, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, PI3। मुझे एक बात बताइए, किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की ज्यादा है ना? जब मेटल, मान लो ये तीनों के तीनों ना लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक बार के लिए सोचो, अगर ये तीनों लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? कौन सा होगा ऐसा? कैसे सोचें, है ना सर? इसको सोच कैसे सकते हैं? मैंने कहा यार देख, इसको ऐसे सोचा जा सकता है ना? इसको इस तरीके से सोचा जा सकता है। लेट से PF3 है तेरा, तो सर PF3 में हो क्या रहा है, इस फास्फोरस से तीन भयंकर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फास्फोरस है सर, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ही भयंकर है सर, ना? पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत हाई है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत हाई है, इसका मतलब ये फास्फोरस बोलेगा भाई कोई इलेक्ट्रॉन दे दो यार, मेरे सारे इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? इस फ्लोरीन ने खींच लिए, तो मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। मतलब ऐसा हो सकता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत हाई है। तो इस वजह से अगर आप इन तीनों में कंपेयर करोगे ना, तो सर जो PF3 है उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। अगर इस ऑर्डर के बीच में मैं CO को घुसाऊं, है ना, अगर मैं इस ऑर्डर के बीच में CO को घुसाऊं, तो जो CO है वो यहां आता है ना, जो CO है वो यहां आता है। अब कुछ बुक्स ऐसे कहती हैं कि इनका जो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है PF3 और CO का, वो लगभग सेम होता है ना। कुछ बुक्स ऐसे भी कहती हैं, और कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि भाई जो PF3 है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है ना। अब लेकिन ये NCERT का पार्ट है नहीं, है ना, तो इस वजह से आपको ये ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऐसे मान लो PF3 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंट टेंडेंसी ज्यादा है किसके कंपेरिजन में? CO के कंपेरिजन, है ना। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग कह सकते हो, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। यस, और वैसे ही, हाँ, और अगर वैसे ही हम लोग वो एक और चीज इसी में, अगर मान लो ये PF3 होता और मैं तुमसे पूछता कि ट्राइफिनाइल फॉस्फिन के साथ चेक कर और फिर हाइड्रोजन के साथ चेक कर, तो आप इसमें अगर चेक करना चाहो तो ऑर्डर ये मिलेगा, है ना। हालांकि इस पे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है कि साहब अगर कभी आपसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का ऑर्डर पूछे, यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, और यहां पर हाइड्रोजन है जो बेचारा इतना इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंट टेंडेंसी इसका होगा PH3 का, PPS3 उसके बाद में आएगा और PH3 सबसे लास्ट में आएगा। यस, अच्छा, तो सर अगर ये ऐसा हो गया तो इस पे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा सर, है ना, इस पे क्वेश्चन किस तरह का आएगा सर? मैंने कहा आजा, ये मैंने चीज तुझे क्यों बताई है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं।
है ना। एकदम बढ़िया जोरदार क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसको करके आपको एकदम मजा आ जाएगा। ये मेंस के क्वेश्चंस तो तुम ऐसे निपटा दो, मेंस के क्वेश्चंस तो हो चुके हैं ऐसे मान लो, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कोई अच्छा क्वेश्चन कभी एडवांस में पूछ ले, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें। कहता है कि इफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, if the carbon oxygen bond length in CrCO6, ऐसे लिख दो, in CrCO6 is X, find carbon oxygen bond length, है ना, find carbon oxygen bond length in, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा। सबसे पहले लिखा है सिर्फ CO, फिर उसके बाद लिखा है आपने VCO6 माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद आपके सामने लिखा है MnCO6 प्लस, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके सामने लिख दिया, ऐसे मान लो कि Cr PF3 होल थ्राइस CO3, ये लिख दिया। फिर उसके बाद मान लो ऐसे लिख दिया Cr CO3 PCl3 होल थ्राइस, ठीक है, और मान लो फिर उसके बाद लिख दिया BF3CO, है ना। ये कुछ आपके सामने एग्जांपल लिख दिए। ये है भैया दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आएगी वो x से बड़ा होगा या छोटा होगा ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर लेस देन x, ये बताना। एग्जैक्ट वैल्यू आप तो नहीं बता पाओगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ मतलब एक बार के लिए आप बताइए इसमें। यस, फटाफट बताइए, है ना। ये सोचने वाला क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा आराम से सोच समझ के बताइएगा, है ना। कुछ भी मुंह फाड़ के मत बोल देना भाई। आराम से सोच समझ के बताओ। हो गया। अरे बेटा आइसोमेरिज्म एक बार के लिए मतलब हम लोग ये तो अच्छे से पढ़ लें, आइसोमेरिज्म उसके बाद देखेंगे। तुम ऐसे क्यों, ऐसे क्या कर रहे हो भाई। आइसोमेरिज्म भी होगा, लेकिन इसको मैं बिना पढ़ाए खत्म किए, मतलब पहले आइसोमेरिज्म थोड़ी पढ़ा दूंगा यार, तुम भी मतलब मजे मजे ले रहे हो तुम ऐसे। आइए सर देखिए, सर CO जो है, ये जो CrCO6 है, इसके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग है और इसका इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ x है। अब देखिए सबसे पहले CO की बात करते हैं। सर अगर CO की मैं बात करूं, इसमें कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं है। हमने ये बात करी थी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम होता है और CO बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो अगर यहां कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं है, यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो इसका मतलब सर यहां जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो लेस देन x आएगी। क्या आप लोग मानते हो? लेस देन x मानते हो? सर इसमें चेक करो, यहां पर जो V है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है। अगर V की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव मतलब इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है, और जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड उतना ही वीक होगा, उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर वहां पर x है तो इसमें बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन x होगा। क्या आप लोग मानते हो? यहां देखिए सर, यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग है लेकिन उसके कंपैरिजन में वीक है, यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है, और अगर यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है इसका मतलब
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, मतलब इस केस में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आएगा वो लेस देन एक्स होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वाले तो तुम्हें 3 केस में मतलब जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। देखो मैं आपको बताऊं, है ना, इसमें तो मतलब आपको ऐसा होना चाहिए था कि ये तो मैं कभी भी कर दूं जैसे, है ना, तो इनमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए था। डाउट आना चाहिए था इन 3 में, है ना। यहां पर डाउट आता तो मैं फिर भी समझ सकता था। अब यहां पर क्या हो रहा है देखिए, सर क्रोमियम है ना, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन pf3 भी एक्सेप्ट कर सकता है और CO भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अभी मैंने आपसे बताया, अभी मैंने आपको बोला कि CO के कंपैरिजन में pf3 की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मतलब CO से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो कौन करेगा? pf3 करेगा। मतलब इस सीआर से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? pf3 करेगा। मतलब जो मैक्सिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी वो क्रोमियम और pf3 के बीच होगी। यहां पर जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी सर वो इसके कंपैरिजन में वीक होगी कि नहीं होगी? क्या मानते हो आप लोग? कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कितना जबरदस्त चीज है यार, बोलना पड़ेगा। अगर यहां पर जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो इसके कंपैरिजन में वीक होगी कि नहीं होगी? यहां तो पूरा का पूरा क्रोमियम अपने इलेक्ट्रॉन सीओ को दे रहा है सर, लेकिन यहां जो क्रोमियम है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको देगा? pf3 को देगा। अगर यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा सीओ को कम मिलेगा, मतलब सीओ के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर कम होगी तो सर बॉन्ड लेंथ भी कम होगा सर। यस, बॉन्ड लेंथ भी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ भी कम होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम गजब, है ना। ये देखिए लेस देन एक्स आएगा सर, और इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां PCl3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है CO। अरे बोलो, मेरी बात आपको समझ पा रही हो क्या? ठीक है सर, और लास्ट वाले में क्या करें फिर? ये लास्ट वाला तो अलग सा एग्जांपल दिख रहा होगा तुम्हें। अरे सर ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कहीं, है ना सर। ये मतलब ये वाला एग्जांपल तो हमने देखा ही नहीं सर, बताओ। ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है सर, ये तो हमने, अरे सर ये तो हमने देखा ही नहीं सर। बताइए इसमें क्या करें, इसमें क्या करें? अच्छा तुम सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, लेस देन एक्स होगी पक्का? हम्म, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? हाँ, तुम तो ये बताओ कि इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? सर सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरत है? देखिए यहां पर बोरोन है ना, इसको आप ऐसे समझ लो, बोरोन का ये 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं बोरोन से, है ना, ये 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं बोरोन से। तुम तो मुझे बताओ कि जो BF3 है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा, है ना। BF3 जो है सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा? सर देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरत है? सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए जरूरत है कि इस बोरोन के पास एक ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट हो। अरे भैया बोरोन जो था बेचारे ने तीनों के तीनों अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों के तीनों इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। तो सर इसके पास कहां से फ्री इलेक्ट्रॉन आया? सर इसके पास कोई फील्ड ऑर्बिटल है ही नहीं। जब फील्ड ऑर्बिटल है ही नहीं तो सर कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगी, और जब सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगी तो सर कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन था, बोलना पड़ेगा। यस, ये आपको बताना पड़ेगा। बताइए बेटा जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दीजिए, है ना, जल्दी बता दीजिए। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, आप जल्दी बता दो, है ना। और समझ में आ गया क्या? जल्दी बोलिए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ कंपेयर करना है एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग थी तो बॉन्ड लेंथ एक्स थी। जब सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होती तो, या फिर वीक सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है। जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं है तो सर लेस देन एक्स। यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग है और जबरदस्त है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ग्रेटर देन एक्स। यहां पर इसके कंपैरिजन में वीक है तो लेस देन एक्स। यहां पर इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है तो लेस देन एक्स, ग्रेटर देन एक्स, लेस देन एक्स। लेस देन हो जाएगा ना बेटा, सॉरी ग्रेटर देन हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई यहां तो मतलब PCl3 से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना CO, क्या दिक्कत है? ओह मिट गया क्या, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और लेकिन ये समझ में उसी बच्चों को आएगा जिसने ये समझ लिया कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है। ठीक है,
अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मान लो मैं आपको और होमवर्क दे देता हूं, है ना। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क देता हूं। लेट से यही वाला क्वेश्चन था जो भी हमने लिखा था, Cr CO3 PF3 होल थ्राइस, और एक ऐसे लिख दिया Cr CO3 PMe3 होल थ्राइस, है ना, ऐसे। और आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, है ना, और एक आप निकाल लेना ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। इसमें क्या होगी और इसमें क्या होगी, है ना। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, चलिए, क्या आप इसको घर पे करने की जहमत उठाओगे क्या बेटा? हैं जी, इसको आप लोग घर पे करने की जहमत उठाओगे क्या? अरे बेटा, इसको आप लोग घर पे करने की जहमत उठाओगे क्या? सर यहां एमई क्या है, जल्दी बताओ। एमई क्या है, एमई क्या है, जल्दी बताओ। अरे एमई मिथाइल है भाई, मिथाइल, यहां मिथाइल। एमई एमई बोले तो मिथाइल ग्रुप, है ना। ये ऑर्गेनिक पढ़ के आया हो तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। करोगे इसको एक बार के लिए अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे ना, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं एक बार और डिस्कस कर लूंगा तो हो जाएगा ना, बढ़िया, है ना। लेकिन ये बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं यार। यस, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक 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 और बताओ, एक बात और बताओ तुम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी एक और बताओ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, जैसे मान लो आपके सामने एक लिगेंड है, ये वाला लिगेंड लिखो पहले, CN C डबल बॉन्ड C, ऐसे लिखो, CN 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 CN, है ना, ये लिखा है। एक लिखा है F F C डबल बॉन्ड C F F, और एक लिखा है H H C डबल बॉन्ड C H और H, है ना। यहां पर है A, यह है B और यह है C। मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? यस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? जल्दी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है? हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे होगा ये तो पता है ना। अरे भाई साहब, वो हमने नहीं लिखा था क्या, एक C2H4 वो KPTCl3, वो एक एग्जांपल लिखा था ना, कि इसके पास भी वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है ना, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, तो ये अपने वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो CN ग्रुप की ज्यादा होती है कि F ग्रुप की ज्यादा होती है? CN की ज्यादा है कि F की ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन माइनस, जो आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो ना, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर -R इफेक्ट, किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का या फिर CN का? किसका किसका CN का या फिर फ्लोरीन का? किसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, सारे तुम वो लगा देना कॉन्सेप्ट इसमें, अगर कहीं रेजोनेंस लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, जो भी लग रहा है, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे याद है, हो सकता है मुझे जितना याद है, मेरे हिसाब से CN का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इससे ज्यादा हुआ करता था फ्लोरीन से। और अगर आपका CN ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो सर ये वाले जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन के ज्यादा भूखे होंगे, और इलेक्ट्रॉन के ज्यादा भूखे होंगे तो इनकी टेंडेंसी मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मेरे हिसाब से तो CN का ज्यादा हुआ करता था। एक बार के लिए फिर देख लो भाई तुम।
और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बता देना कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार देख के। Cn का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, मानते हो ना इस बात को? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये जो Cn ग्रुप है इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो सर अब इसकी इलेक्ट्रॉन मेटल से लेने की सबसे ज्यादा है। तो जो ABC है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ऑर्डर, है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ऑर्डर का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का ऑर्डर ये हो जाएगा, है ना। एक बार के लिए बेटा तुम लोग अपनी कॉपी में जाके देख लेना, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके देख लेना किसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, Cn और मतलब फ्लोरीन में से। ठीक है, अगर आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया ना, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक ओलंपियाड का, है ना, एक ओलंपियाड का क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। देखिए कई बार क्या करता है ना, जेईई एडवांस ओलंपियाड के क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ देता है। यस, अरे तो महाराज -I से तो रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा कहां का होता है ना, बताओ। अब ये भी मैं बताऊं। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, इन KPtCl3 एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे रखा है, मान लो इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखता है KPtCl3 eta2C2R4 लिख दिया मैंने, है ना। और यहां जो R है, R कैन बी H, वो एक शायद दिया हुआ था फ्लोरीन, एक दिया हुआ था, और Cn, और Cn, है ना। ऐसा क्वेश्चन था, और आपसे पूछता है इन विच केस, यस, इन विच केस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, इन विच केस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। और ऑप्शन आपके दिए हुए थे C2H4, सेकंड दिया हुआ था C2F4, तीसरा दिया हुआ था C2CN4, चौथा दिया हुआ था ऑल आर सेम, है ना। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। मैं आपको इस क्वेश्चन का पोल दूंगा, है ना, मैं आपको इस क्वेश्चन का पोल दूंगा। फटाफट से आप लोग एक बार के लिए देखो। आराम से इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन का पोल दूंगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है ना। फिर मैं कह रहा हूं गलती ना हो जाए, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, और मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन का पोल दे देना चाहिए। 30 सेकंड का पोल है बेटा, इतना सोचने के लिए काफी है। 30 सेकंड का पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया, ये वाला 30 सेकंड का पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया, ये वाला। यस, 30 सेकंड का पोल है, आपकी स्क्रीन पर मैंने डाल दिया है। एक बार के लिए चेक करो जरा। हाँ जी, पोल होने जा रहा है बेटा खत्म। ये लो जनाब, पोल हो लिया खत्म। एक बार के लिए हम लोग राइट ऑप्शन पे टिक मार देते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। और क्यों, अरे गाड़ी 43 पे क्यों अटक गई भाई? रोहित, पीयूष, राम कुमार, हर्ष कुमार और विराज सिंह, ये तो गड़बड़ बात है भाई। यार इतना करने के बाद ना, मतलब इतना बताने के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एकदम से तुम लोगों ने एकदम दिल तोड़ दिया मेरा, ऐसे मानो, है ना। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। दिस इज वेरी रॉन्ग, है ना, वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत है। आओ देखो, आओ मैं देखता हूं, देखो बताता हूं मैं आपको, सुनो। इसका एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लेते हैं जो तुम्हारा आर है, आर की जगह कौन है? Cn है। और ये आपको पता है कि अभी हमने बात करी थी कि अभी हमने, या फिर इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे लिख दो,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिससे आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। ये CN ग्रुप है, ये CN ग्रुप है, ये CN ग्रुप है और ये वाला CN ग्रुप है। अभी मैं आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी वो CN की सबसे ज्यादा होगी, है ना, इस कंपाउंड की सबसे ज्यादा होगी, C2 इस कंपाउंड की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है सर। अब यहां पर है आपका मेटल, और मेटल के पास है फील्ड ऑर्बिटल, ये रहा फील्ड ऑर्बिटल मेटल के पास है। और ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये जो आपका कंपाउंड है, इसमें ये जो कार्बन है सर, इसके पास क्या प्रेजेंट है सर? इनके पास प्रेजेंट है वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। इसके पास क्या प्रेजेंट है? वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये होगा क्या, आपका जो मेटल होगा वो इसके वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इसके वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस कंपाउंड की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसी वजह से इसमें ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है ये मैक्सिमम होगी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है सर वो बहुत धांसू है? क्यों? क्योंकि मेटल को तो इलेक्ट्रॉन लेना है और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे मैक्सिमम। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सर इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो भयंकर होगा, है ना, बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा होगा, इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। अब तुम खुद सोच के बताओ, अगर इस कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर है साहब, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी जो CO वाला ऑर्डर आपको बताया था, जो CO में चीज बताई थी, बिल्कुल वही तो चीज है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में भी तो सेम यही चीज हो रही थी, ट्रिपल बॉन्ड में भी, कि जब इस कार्बन को पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, तो उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर CO का डिक्रीज कर रहा था, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही थी। तो सर यहां पर भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट होगा, यहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। जितनी खतरनाक सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे जबरदस्त इसमें होगी। क्यों? क्योंकि इस CN की वजह से इस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अरे तो लिगेंड तो दे रहा है ना भाई, लिगेंड तो दे भी रहा है ना भाई। इस मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही। लेकिन उसको मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग थोड़ी ना बोलूंगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग तो ले भी और वापस दे भी, दैट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये वाली बॉन्डिंग तो सब जगह ही होती है, CO में स्पेशल थोड़ी ना हो रही है, ये बॉन्डिंग तो सब जगह ही होती है। सिनर्जिक में स्पेशल क्या है? सिनर्जिक में स्पेशल है ये मेटल वापस इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। बोलिए, मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा ढंग के क्वेश्चन करवा दिए क्या? क्यों भाई, आदत नहीं है क्या ऐसी? है भाई, ऐसा ना हो तुम ऐसा लगने लगे कि मेटल कार्बोनाइल जैसे कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ पढ़ा ही ना हो जैसे। भाई मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग तो बहुत आसान थी, वो जो दो चीज लिखवाई थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, वो चीज याद रख लो, क्या दिक्कत है इसमें? तो मैंने थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करवा दिया, सब फैल तो नहीं गए हो तुम लोग। सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी जबरदस्त होगी, ये वाला बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। आपसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ पूछी थी तो हमें बताना था सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां मैक्सिमम है, और सिनर्जिक बॉन्डिंग सर यही मैक्सिमम है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। कहां दिक्कत है बताओ तो सही, इसमें क्या दिक्कत क्या है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं दिक्कत क्या है। चलो भाई, अब नहीं समझ में आया तो क्या करूं, कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ में आया ना तो बस इतना यहां तक समझ लो। देखो, जिसको नहीं समझ में आई ना ये सारी बातें, उनके लिए बस इतना ही है। देखो, ये पढ़ लो, ये बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद ये वाली देख लो, ये बहुत बढ़िया है, और ये वाली देख लो, बस काम खत्म, आपके लिए इतना काफी है। डोंट वरी, है ना। बाकी नहीं भी समझ में आया, इतना कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे देता हूं भाई, एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं, है ना, उससे तो मैं ज्यादा क्या कर सकता हूं, एक दो एग्जाम्पल और ले लो, है ना। देख लो, फेरोसिन का नाम सुना तुम लोगों ने? क्या पता अब समझ में आ जाए, है ना। फेरोसिन का नाम सुना तुम लोगों ने? तो सर फेरोसिन की जो स्ट्रक्चर होती है ना, कुछ ऐसी होती है, ये होता है Fe2+, और सर यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, याद है ना तुम, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यस, यहां पर क्या है, कार्बन ही कार्बन है, ये रहा कार्बन 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 कार्बन, ऐसा। और आपसे पता क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर,
कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कहां पर ज्यादा है? फेरोसिन में ज्यादा है या फिर फ्री साइक्लोपेंटाडाई इनाइल इसमें ज्यादा है? जब ये अकेला है तब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, या फिर जब ये Fe2+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, लगाओ देखें दिमाग। हाँ, ये सैंडविच कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। लगाओ अपना दिमाग, लगाओ अपना दिमाग। एक ये वाला एग्जांपल भी मैंने आपको करवाया था, क्रोमियम ईटा 6 C6H6 ट्वाइस, है ना। इसमें ये क्रोमियम हुआ करता था, ऊपर एक बेंजीन की रिंग थी, है ना, और नीचे भी एक बेंजीन की रिंग थी, याद होगा मेरे हिसाब से इतना तो। और इसमें भी आपसे सेम क्वेश्चन यही पूछा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है किसमें? एक तो Cr ईटा 6 C6H ट्वाइस इसमें, या फिर जब फ्री बेंजीन है, जब अकेला बेंजीन है उसमें, है ना। ये आपको ऑर्डर बताना है, एक बार चेक कर लो जरा, है ना, लगाओ दिमाग देखें। अब यार मतलब इतने सारे एग्जांपल देने के बाद भी अगर ना हो पाए ना तो फिर मतलब शायद मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना। फिर मैं शायद आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा बेटा। हाँ जी, फटाफट करिए जनाब। हो गया क्या? यस, हो गया, पक्का पक्का हो गया। चलो साहब आओ देखते हैं। सर देखिए, जब ये फ्री है ना, जब फ्री है तो कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग का लफड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया चीज सर, एकदम आराम से माहौल सेट है सर। लेकिन सर जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, मान लेते हैं एक बार के लिए ना, ये वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, ये इसके वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। जब ये इसके वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, तो क्या होगा? तो सर उसकी वजह से ये Fe और कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है, Fe और कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है सर, ये वाली बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना। Fe इस वाले Fe के पास बना लो, इस वाले कार्बन के पास बना लो, है ना। यहां पर ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसकी वजह से Fe और कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड है सर, ये मजबूत होगा। इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी। लेकिन क्योंकि इस कार्बन के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यस, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दैट्स वाई कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा इसका मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज इंक्रीज करेगी। बताइए। वहीं पर अगर आपसे यह पूछ लेता ना कि इसके अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा है, तब आप बोल देते फेरोसिन में ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि चलो यहां तो मेटल कार्बन है ही नहीं बॉन्ड, है ना, यहां तो है ही नहीं, तो उसी में ज्यादा होगा। यस, आपसे कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ पूछा है तो सीधी सी बात ये कहोगे कि सर यहां कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं है, तो जो भी लेंथ है वो है। लेकिन यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से सर ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहां एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका मतलब सर ये वाली बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करे, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। और सेम लॉजिक यहां लगे, सेम लॉजिक यहां लगेगा। यहां पर भी क्रोमियम है और वो क्या करेगा, इस कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, और पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा मतलब यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई, तो सर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये सेम लॉजिक इसमें लगेगा ना, वो बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा। यार अब तो कुछ भेजे में घुसा होगा यार, यस, कुछ तो घुसा होगा यार भेजे में। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? बेटा ये बोरियत वाला टॉपिक नहीं है, देखो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है ना, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया हो तुम्हें, है ना, हाँ ये हो सकता है ज़्यादा बता दिया हो।
लेकिन जिसके एक बार जिसने समझ लिया ना अच्छे से, वो फिर उसको लग रहा है कि सारी चीजें एक तरीके से तो हो रही है, सब कुछ एक तरीके से तो हो रहा है, कुछ अलग हो ही नहीं रहा, सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। वो अगर आप नहीं समझ पाए हो तो उस कॉन्सेप्ट को लगा नहीं पाए हो ना। एक बार के लिए वापस इसको रिवाइज करना है ना, एक बार के लिए इसको वापस रिवाइज करना, हो जाएगा। मतलब इतना ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है ये वाला, है ना, बहुत आसान टॉपिक है। यस, लेकिन हमने बहुत कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, आओ सर, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं, है ना, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताऊं। एक आपकी मॉड्यूल में ना, और उसमें डीपीपी में क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। हालांकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने कहा मतलब उसको देख लेते हैं एक बार ना, है ना। उसको मैं बता देता हूं, कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। अब बात यह आती है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको आप लोग कैसे मेजर करते हो। तो उसके लिए एक टर्म होती है जिसका नाम है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है आप लोग जानते हो, फ्रीक्वेंसी जो होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, लेमडा इनवर्स मतलब सेंटीमीटर इनवर्स या फिर वेव नंबर। इसके टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। और क्या कहता है ये टॉपिक ये कहता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अब ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर किया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको ज्यादा बात नहीं करूंगा, है ना। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं बस इतना लिखा देना चाहता हूं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। और अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मैं बस इतना सा बता देना चाहता हूं आपको, है ना। ये छोटी सी चीज है जो मैं आप लोगों से चाहता हूं आप लोग ध्यान रखें। यस, जो मैं आप लोगों से चाहता हूं, हल्का सा चीज है, छोटा सा, नोट कर लो इसको, हो जाए तो डन लिख दो, फिर मैं आगे ले चलूंगा, है ना, फिर मैं आगे चल पड़ूंगा। मैं आपसे चाहता हूं बस इतनी सी चीज आप लोग ध्यान रखें। यस, डन है। यस, चलो सर फिर चलते आगे, आगे चले, नोट हो गया। तो जो हम लोग वो भी पढ़ रहे थे ना, इसका मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी कब ज्यादा होती है सर, ये वाली बॉन्ड एनर्जी तब ज्यादा होती है जब आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होता है, वीक होता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग जितना वीक होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो आप उसका उल्टा करके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी निकाल सकते हो। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है ना। जैसे मान लो वही वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक मान लो दे दे आपको VCO6 माइनस, है ना, और एक दे दे CrCO6 और एक दे दे MnCO6 प्लस, ऐसे मान लो। और इसको उसने A बोल दिया, इसको उसने B बोल दिया और इसको उसने C बोल दिया, और आपसे पूछ ले कि बताइए ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। यस, आपसे ये पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, है ना। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछ सकता है, वो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछ सकता है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप बोलोगे सर जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है सर वो सबसे मजबूत किसमें है, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है। सर इसमें सबसे मजबूत है, फिर बी है और फिर सी है, बोलो। और अगर ये है तो मुझे एक बात बताइए, कहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, कहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। सर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर ए में सबसे कम होगा सर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर यहां ज्यादा होगा। और अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मतलब सेम ऑर्डर है ना, यही सेम ऑर्डर आपके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा, ABC। यस, बताइए, अरे बोलो बेटा, क्या ये बात सही है क्या, कैसे, अरे यही तो लिखा है ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी, है ना, जहां ज्यादा होगी मतलब बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी ज्यादा है मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, ऐसे लिख सकता हूं ना यार। यार कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, आज तो ऐसे लग रहा है तुम लोग जैसे नींद में हो जैसे, है ना, एकदम मामला गड़बड़ हो गया हो जैसे। यस, ठीक है सर, ये बॉन्ड ऑर्डर और ये बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कब ज्यादा होता है, जब
आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग वीक होता है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे वीक इसमें है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सिंपल गणित है, बहुत ज्यादा आपको लफड़े में नहीं पड़ना है। ठीक है, वेरी गुड सर, है ना, बहुत बढ़िया सर, ये भी ये भी सफलतापूर्वक हमने कर लिया है, सफलतापूर्वक हमने कर लिया है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और करवाना चाहता हूं जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अरे बेटा, आपने नाम पहली बार सुना है या फिर सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है, क्या कहते हो? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पहली बार नाम सुना है क्या? कंपाउंड्स कंटेनिंग, क्या होते हैं ये? अरे बोलो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड, है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अलग अलग जगह पर अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी कहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यही मानेंगे। यस, एनसीईआरटी कहती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं, जिसका आप लोग बहुत फेमस एग्जांपल जो है RMgX, जिसको दुनिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानती है ना। मान लो ऐसे लिख दिए CH3NaX लिख दे, CH3LiX लिख दिया मान लो, यस, और R2CuLi लिख दिया मान लो, गिलमैन रिएजेंट, और ये सारा सब कुछ पढ़ते हो ना आप लोग। तो सर देखो ना, यहां कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पर भी कार्बन मेटल के बीच बॉन्ड, यहां पर भी कार्बन मेटल, यहां पर भी, तो मतलब सर ये किसके एग्जांपल्स हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बोलिए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहां एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो। यस, सही कह रहा हूं क्या मैं? बहुत बढ़िया सर, है ना। ये वाला एग्जांपल बताओ, ये वाला ऑर्गेनोमेटेलिक है कि नहीं है, जल्दी बताओ। ये वाला ऑर्गेनोमेटेलिक है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अरे ये वाले ऑर्गेनोमेटेलिक है कि नहीं, बताओ तो। हाँ, कोरिया हाउस सिंथेसिस में काम आता था, ठीक है। ये बताओ है कि नहीं। अरे सर देखो ना, SN, ये कैसा होगा सर? ये है SN और उससे 4 CH3 जुड़े हैं सर। अरे सर 4 CH3 जुड़े हैं, क्यों नहीं होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? देखो ना सर, यहां मेटल कार्बन बॉन्ड है तो सही, और सर यहां पर भी तो होगा। ये कैसा है? अरे याद करो, ये 11वीं कक्षा में तुम लोगों ने पढ़ा था। अरे कुछ कुछ ऐसा देख के कुछ कुछ याद आ रहा है क्या बेटा आपको? सर 11वीं कक्षा याद आ रही है सर, बहुत डरावनी हुआ करती थी, है ना। ये देख के कुछ कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। अरे सर इसमें तो वो हम लोग बोलते थे सर, ये तो ब्रिज बॉन्डिंग का एग्जांपल है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्डिंग का एग्जांपल था। 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बॉन्ड बनता था, और यहां पर भी मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। यस, मेरी बात समझ रहे हो? तो सर ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, बताओ ये वाले कंपाउंड जो हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नहीं है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नहीं है? बताओ, ये वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नहीं है? जल्दी बताओ। क्या दो नहीं? हाँ Al2 आएगा ना बेटा, 2 Al2 है। हाँ सही कह रहे हो बेटा आप। किसी ने कहा Al2 है, हाँ बेटा बिल्कुल Al2 है। यस, हाँ तो ये भी बना लो ना। अरे सर इसको क्यों छोड़ा है? KPtCl3 β2C2H4, ये भी बना लो। ये वाला है कि नहीं है? बताओ जरा, ये वाले बताओ, बताओ बताओ बताओ, है कि नहीं? नो, ये तो है ना भाई, इसमें तो मानते हो ना, जो हमारे मेटल कार्बोनाइल्स हैं सर, मेटल कार्बोनाइल्स है सर, ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सर। मेटल कार्बोनाइल जो है सर, वो तो इस कैटेगरी में आता है सर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या दिक्कत है सर? यहां देखिए ना, मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो सही, बिल्कुल है सर, ये ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सर, क्या दिक्कत है सर? तो ये वाले ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों नहीं है बे? कोई कह रहा था नहीं है, क्यों नहीं है? यहां जो क्रोमियम है उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? बेंजीन दे रहा है ना भाई, बेंजीन मतलब कार्बन, तो यहां मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है क्या? है? तो भैया जी ये वाले भी मेटल कार्बन बॉन्ड है, सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यस, हाँ सब 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 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है भाई। हाँ ये सारे के सारे पाई कॉम्प्लेक्सेस है ना यार। अरे भाई पाई कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब ये पाई,
पाई डोनर पाई एक्सेप्टर नहीं है क्या? पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है ना, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है ना, इनमें पाई एक्सेप्टर पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। क्या दिक्कत है तुम्हें? क्यों नहीं हो रहा ये? है? अरे तो पाई डोनर से क्या होता है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। पाई डोनर से फर्क क्या पड़ रहा है? अरे भाई साहब, ये वाला जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया था, यहां कहां दिखाया था वो एग्जांपल? लिखा था ना कहीं पर, एक एग्जांपल लिखा था ना मैंने कहीं, ये वाला देखो। जब Fe2 है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं आएगा क्या? यस, हाँ सर, ठीक है सर। तो मतलब आपके जो पाई कॉम्प्लेक्सेस हैं ये भी क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ सकते हैं ना, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, जज्बाती होके जवाब मत दे देना है। ये देखो, ये 2019 में क्वेश्चन आया कि ये वाला जो कंपाउंड है सर एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्यों? अरे सीधी सी बात है, ऑर्गेनोमेटेलिक इसलिए है क्योंकि यहां मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है। ए ऑप्शन पे टिक मारो, निपटा दिया, खत्म कहानी, हो गया साहब। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? अब इस पे बेस्ड एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा, जेई एडवांस 2018। मैं चाहता हूं आपसे क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है, एक बार के लिए घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मेटल कार्बोनाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, मेटल कार्बोनाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार के लिए देखिएगा आप लोग, बहुत आसान है। इसमें तुम्हें ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको पहले बोल देता हूं, है ना, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट इसमें हो सकते हैं। ध्यान रखें, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट इसमें हो सकते हैं। पहले ही मैं आपको बता दूं, है ना, पहले ही मैं आपको आगाह कर दूं, इसमें वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। करेगा इसको एक बार के लिए, ये तो बहुत, इसमें से तो बहुत कुछ पॉइंट, कुछ 2-3 पॉइंट तो ऐसे हैं जो मतलब ऐसे कुछ पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, सीधा सीधा ही बता दोगे आप लोग, है ना। हाँ, तो एक बार के लिए आप इसको देखना। मेरे हिसाब से ये जो मेटल कार्बोनाइल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, मेरे हिसाब से इसको अब खत्म कर देना चाहिए और हमें आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ जाना चाहिए। यस, ठीक है, मेरे हिसाब से अब आइसोमेरिज्म की तरफ हमें बढ़ जाना चाहिए। ये तो हो गया था, ठीक है, अब हमें आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ जाना चाहिए थे। क्या कहते हो आप लोग? एक आधा डाउट देख लें आपका, सर थर्ड वाला कैसे होगा? कौन सा थर्ड वाला? अरे भैया जी, कहीं से नहीं होगा भैया जी, यार ये सारी स्ट्रक्चर्स तुम्हें पढ़ा तो रखी है मैंने। अच्छा, एक चीज और बता दूं क्या? बताओ, इसी का एग्जांपल लेके एक चीज बता दूं क्या? इसका एग्जांपल लेके एक चीज और बता दूं? है, पूछा तो नहीं गया यार कभी, पूछा नहीं गया। अगर तुम कहो तो मतलब एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दो, है, ऐसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। नहीं बता दूं फिर रोने लग जाओगे तुम लोग। हाँ, जीसस सॉल्ट, जीस सॉल्ट बोलते हैं इसको, जीस सॉल्ट। नहीं, ऐसे इंफॉर्मेशन है, ऐसे मान लो ज्ञानवर्धक बात है ना, ऐसे ज्ञानवर्धक बात है। चलो चलो, ये कैसे हुआ ये भी समझ में आ जाएगा अभी ना, इसके इसके बेसिस पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा इसी के बेसिस पे। सुनो, जैसे मान लो ये जी सॉल्ट आप लोग लिख रहे थे, KPtCl3 eta2C2H4, है ना, इसमें बॉन्डिंग किस तरीके से होती है? तो ये सर ऐसा रहेगा, पीटी है ना, और पीटी से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना। यहां पर पीटी जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब सर ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब पीटी +2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो सर वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखता है ना, ये हम लोगों ने बात करी थी। तो सर इसमें होगा क्या ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में देखो कुछ ऐसा होगा, एक क्लोरीन यहां है, हाँ ये प्लेटिनम है, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, और यहां पर है आपका C2H4, C2H4 बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है सर, है ना, ऐसा जुगाड़ है कुछ। और सर हो क्या रहा है, और इसके ऊपर कंप्लीट, इसके ऊपर पॉजिटिव 2+ चार्ज है, और इसके ऊपर कंप्लीट जो भी है, मतलब +1 है तो इसके ऊपर -1 चार्ज रहा होगा, उसकी हमें कोई बात नहीं करनी। सर यहां हो क्या रहा था, हमने पढ़ा था कि सर ये पाई डोनर लिगेंड होता है, तो ये इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो यहां सिग्मा बॉन्ड बन गया। एट द सेम टाइम इस पीटी के पास कौन प्रेजेंट है? फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है,
इसने अपने फिल्ड ऑर्बिटल इसके अपने वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिए। यस, ये है वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। ये क्या है बेटा, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल है ना, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक मेटल कार्बन के बीच बॉन्ड आ गया, सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। यस, ये कंफ्यूजन तो खत्म हो गया ना कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है, मान लो मैं तुमसे पूछूं ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो है x, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है y, और ये वाली बॉन्ड लेंथ है z। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ x y z क्या होगा, है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि x y z में जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वो क्या होगा, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सर, y और z जो है इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, है ना, जितना बॉन्ड उधर बन रहा है उतना इधर बन रहा है, इधर भी क्लोरीन के साथ इधर भी क्लोरीन के साथ। लेकिन सर ये जो x होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस इफेक्ट। यह बस एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बस बताना चाह रहा हूं, है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेटल है ना, इसने एक तरफ लिगेंड 1 लिख देते, लिगेंड ए लिख देते हैं, और एक तरफ लिगेंड बी लिख देते हैं। और लिगेंड ए के साथ, इस मेटल ने लिगेंड ए के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रखी है, सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रखी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस तरफ सिनर्जिक बॉन्डिंग है उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो हायर देन एक्सपेक्टेड होती है, बॉन्ड लेंथ हायर देन एक्सपेक्टेड। ऐसा देखा गया कि जो इसकी ऑपोजिट साइड वाली बॉन्ड लेंथ है वो एक्सपेक्टेड से बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, द बॉन्ड लेंथ वाज हायर देन एक्सपेक्टेड। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस इफेक्ट। यस, ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस बोले तो जस्ट उल्टा इफेक्ट। जिस तरफ आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड वाला जो बॉन्ड है सर उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। दैट इज ऑब्जर्वेशन, आप इसको ध्यान रखिए बस, है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि बस ये इंफॉर्मेशन है, मतलब मैंने बता दी, अगर हजम कर पाओ तो ठीक है, मतलब ना कर पाओ तो भाई गाली वाली मत देना, है ना, इसको बस लिख लेना बस, है ना। हाँ ठीक है, हाँ देख लेना तुम लोग अपने हिसाब से। अब मैं इसको एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पे जेई ने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, है ना। अब जेई ने नहीं पूछा तो भाई साहब, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब नहीं पूछा तो क्यों करवा रहे हो, ट्रांस इफेक्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा कभी नहीं जेई ने, लेकिन फिर भी मैंने एक बार के लिए लिखवा दिया, आपकी कॉपी में रहेगा, तो बार बार जब कॉपी के पन्ने पलटोगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना। ये ऐसी चीज है जो अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएगी, अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बस ये है, इसको ध्यान में रख लो, बस ध्यान में रख लो। तो अब वो परसेंटेज एस कैरेक्टर और उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, तो बस ये ध्यान रख लो यार, मैं इस पे टाइम लगाना नहीं चाहता, एक्चुअली बात ये है ना, मैं इस पे टाइम लगाना नहीं चाहता क्योंकि ये नहीं पूछा गया कभी, ना सिलेबस में कभी मेंशन किया है, तो इस वजह से मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट आपको लेके चल रहा हूं आइसोमेरिज्म पे, है ना। और वो टॉपिक है ना जो आप सब लोगों का फेवरेट है ना, जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन चेक कर लो एक बार के लिए ना, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन चेक कर लो जरा, बताइए जरा। हाँ, एसी का रिमोट भी फ्लेक्स में आने लग गया अब तो, है। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, चेक करिए जरा, क्या ये डेफिनेशन सही कह रही है? क्या कहता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ड्यू टू विच दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। 11वीं में पढ़ लिया, 12वीं में ऑर्गेनिक पढ़ ली, वहां पर आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ोगे बे? डेफिनेशन बार बार नहीं बताऊंगा मैं, हर बार ये डेफिनेशन लिखते हो। ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी कुछ कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उसकी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को आइसोमर्स कहते हैं एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। कितनी बार पढ़ोगे भाई, कितनी बार? यस, लिख लो इसको, डेफिनेशन को लिख लो अपनी कॉपी में, और हमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़नी है उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। तो फटाफट से आप ये डेफिनेशन लिखो, हो जाए तो डन लिखो, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। या फिर चाहो तो इसी पे भी लिख सकते हो, इसी पे लिख लो, चलो ना यार सर, क्या डन लिखना है, यही लिख लो ना, टाइप तो यहां लिख सकते हैं, ऐसी क्या बात है। सर आइसोमेरिज्म जो है ना सर, दो तरह की होती है सर हमने आज तक आइसोमेरिज्म दो तरह की पढ़ी है। कौन कौन सी? सर एक हमने पढ़ी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सर हमने जो दूसरी आइसोमेरिज्म पढ़ी है वो पढ़ी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
है ना। और सर ये जो स्टीरियो है इसमें एक जो हमें पढ़नी है वो है ज्योमेट्रिकल। सर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है ऐसा लग रहा है। और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो ऑप्टिकल। अरे सर एक और हुआ करता था, वो नहीं पढ़ना क्या है? मैंने कहा नहीं बेटा, हाँ वो नहीं पढ़ना है ना, सोहर्स पोहर्स वो नहीं पढ़ना, न्यूमन वूमन नहीं पढ़ना है भाई। यहाँ दूसरी होती थी सर ऑप्टिकल। ये 3 आइसोमेरिज्म है जो हमें पढ़नी है ना। ये 3 आइसोमेरिज्म है जो हमें पढ़नी है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों, है ना। बस ये 3 चीज है जो हमें पढ़नी है। यस, हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सर ये तो नाम सुने सुने लग रहे हैं सर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा सर? स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? स्ट्रक्चरल की डेफिनेशन ऐसे लिखूंगा कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट होती है ना सर, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना। और जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, अगर वो स्टीरियो मतलब 3D में अगर अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो तो हम लोग इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते थे। ये हमारा कल का पार्ट है, कल हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो को। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखिए, सेम केमिकल फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। अरे भैया स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट होती है? स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि जो लिगेंड होता है उसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। देखो लिखा है डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ लिगेंड्स। इसका मीनिंग क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं। आप इसको या तो ऐसे लिख दें कि ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे, या फिर आप ऐसे लिख दें कि ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन मेटल के साथ लिगेंड का जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। दोनों में से आपकी श्रद्धा है, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, आपकी मर्जी दादा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद चलते हैं और हम लोग स्ट्रक्चरल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। तो सर क्या इसमें भी वही टाइप्स आएंगे क्या जो हम लोगों ने पढ़े थे? कौन कौन से होते थे स्ट्रक्चरल में? सर एक चेन आइसोमर है ना, एक पोजीशन आइसोमर और रिंग चेन और पता नहीं मतलब टोटोमर और मेटामर। सर वही वाले आएंगे क्या? नहीं, वो नहीं आएंगे। नेहा पांडे जी कह रही हैं समझ नहीं, अभी तो कुछ समझाया नहीं मैंने। इसमें डेफिनेशन लिखवाइए मैडम, है ना पांडे जी, मतलब डेफिनेशन लिखवाइए बेटा जी। हाँ इसमें तो कुछ समझाया नहीं है मैंने। हाँ वो नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसमें कुछ अलग होगा। अगर वो सब होता ना, अगर वो सब कुछ होता तो मैं होमवर्क दे देता, ये आइसोमेरिज्म घर से पढ़ के आ जाना, है ना। बस अच्छी बात यही है, तुम ये मान लो कि ये नहीं है ना, इसलिए मुझे पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो सबसे पहली आइसोमेरिज्म है उसका नाम है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो सबसे, हम लोग अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, है ना। और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म सबसे पहले लिख रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन वगैरह लिखने से पहले, आयनाइजेशन की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं चाहता हूं कि जो एग्जाम्पल है वो आप लोग ध्यान में रखें, है ना। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, है ना। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, है ना। बाकी कुछ भी अपने दिमाग में ना रखें। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, अगर स्कूल में पढ़ा है या फिर कहीं और से पढ़ा है तो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल लें। जो मैं नई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूं सिर्फ वो नई वाली इंफॉर्मेशन ही कंज्यूम करें, है ना। सिर्फ इतना सा ध्यान रखें। क्या है, मैं आपके सामने एक केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, CrNH3 5 BrSO4, है ना। ये मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखा है और इस केमिकल फॉर्मूले के मैंने 2 कंपाउंड आपके सामने बना दिए। इस केमिकल फॉर्मूले के 2 कंपाउंड मैंने आपके सामने बना दिए। पहला कंपाउंड ये वाला बनाया है CH3, पहला कंपाउंड मैंने ये वाला बनाया, ठीक है। और दूसरा जो मैंने कंपाउंड बनाया वो ये वाला बनाया। यस, दूसरा जो कंपाउंड मैंने बनाया वो ये वाला बनाया। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब इसको मैं आयनाइज करूंगा, सर जब इस कंपाउंड को आयनाइज किया जाता है ना तो सर ये कंपाउंड SO4 आयन देगा। और जब ये वाला जो कंपाउंड है अगर मैं इसको आयनाइज करूंगा तो ये वाला कंपाउंड मुझे क्या देगा? सर Br- आयन देगा। यस, मैंने क्या किया, जब इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ करवाई तो मैंने देखा कि मुझे
व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला किसका, BaSO4 का, व्हाइट पीपीटी मिला। और मैंने देखा कि जब मैंने इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाई तो सर मुझे येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। और ये येलो प्रेसिपिटेट किसकी वजह से आया, AgBr की वजह से आया। सर मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब मैंने इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाई तो सर मुझे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला। जब इसकी रिएक्शन मैंने BaCl2 के साथ करवाई तो सर मुझे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला। ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है नहीं मिला होगा, बिकॉज AgNO3 जो होता है वो Br माइनस इसने आयन दिया नहीं, Br माइनस नहीं दिया तो AgBr नहीं बना। और यहां इसने Cl माइनस नहीं दिया, Cl माइनस नहीं दिया तो यहां सॉरी SO4 नहीं दिया, SO4 नहीं दिया तो BaSO4 के साथ कोई पीपीटी नहीं आया। यस, अब समझो आप इस बात को। मुझे एक बात ये बताओ, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड्स की खास बात क्या है? सर सबसे पहली चीज तो ये जो दोनों कंपाउंड है उनकी खास बात ये है कि इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है। बिल्कुल सर, इन दोनों कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। चेक करो, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं इनमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है, दोनों में +3 है। जो आपका सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कंपाउंड में सेम है। बिल्कुल है सर, ये भी एक खास बात है। और सर ये जो कंपाउंड्स हैं इनको अगर आपने आयनाइज किया तो इन्होंने डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस किए। केमिकल फॉर्मूला सेम था और जब इनका आयनाइजेशन किया तो आयनाइजेशन करने पे इन दोनों ने डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस किए। ये डिफरेंट आयंस इस तरह से प्रोड्यूस किए कि सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट और सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये दोनों जो चीजें हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और ये कौन से आइसोमर्स हैं? दीज टू आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? बेटा बोलना पड़ेगा। क्या मैं इनको आयनाइजेशन आइसोमर्स बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि उन्होंने आयनाइजेशन के बाद डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस किए। लेकिन कंडीशन है इन दोनों कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए और आयंस डिफरेंट होने चाहिए। तो ये बहुत आसान लग रहा है सर, है ना? सर ये बहुत आसान लग रहा है सर। यस सर, ये बहुत आसान लग रहा है सर, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना? अभी एग्जांपल भी दूंगा, रुको। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो उसको मैं बताना चाहता हूं। देखो यहां पर ये चीज लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल शुड रिमेन सेम। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। सर कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिफरेंट आयन का प्रोड्यूस करता है, उसकी भी एक कंडीशन है। देखो क्या लिखता है, दिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोज आयोनिक कंपाउंड्स। ये कौन से आयोनिक कंपाउंड ये वाले आइसोमेरिज्म शो करते हैं? दोज आयोनिक कंपाउंड्स इन विच a simple anion outside the coordination sphere। ओ भाई साहब, a simple anion outside the coordination sphere। बेटा एक बात बताओ, ये जो एनायन है क्या ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है? बिल्कुल है सर। A simple anion outside the coordination sphere। ये कॉम्प्लेक्स एनायन नहीं है, नहीं है सर, ये सिंपल एनायन है। A simple anion outside the coordination sphere। मैं बार बार एक ही चीज पे इंफेसाइज कर रहा हूं, A simple anion outside the coordination sphere can be replaced by anionic ligand। can be replaced by anionic ligand। A simple anion outside the coordination sphere can be replaced by the anionic ligand। आपने क्या किया, अंदर एक anionic ligand है Br माइनस, इसने आपने इस simple anion outside the coordination sphere को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? अंदर वाले नेगेटिव लिगेंड के साथ। ये बन गया। अगर ऐसा कर पा रहे हो और जब आपने एक एनायन को एनायनिक लिगेंड के साथ एक्सचेंज किया है तो ध्यान रखना है कि आपके सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो सर मैं उन दोनों को आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलूंगा। अब एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि आपको बॉन्डिंग तोड़ ताड़ के एक्सचेंज करना है, आपको बस फॉर्मूला लिखना है ना, कि आपने SO4 यहां था, इस SO4 को अंदर डाल दिया, और Br यहां था, उस Br को बाहर डाल दिया। दो फॉर्मूले बन गए और ये फॉर्मूले ऐसे बने कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहा। अगर ऐसा हो पा रहा है, अगर ऐसा हो पा रहा है, इसका मतलब ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर होंगे, पक्का है, पक्का है, आयनाइजेशन आइसोमर्स होंगे।
लेकिन ध्यान रखना है, बाहर एक सिंपल एनायन होना चाहिए और अंदर एक नेगेटिव लिगेंड होना चाहिए, एनायनिक लिगेंड होना चाहिए। डेफिनेशन मैं आप लोगों से चाहता हूं, डेफिनेशन आप लोग लिखें, एंड द कॉम्प्लेक्स विल गिव डिफरेंट आयन, ये तो अपने आप हो ही जाएगा। यस, मैं आप लोगों से चाहता हूं ये डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार होता क्या है, मैंने देखा है कि बच्चे सिर्फ इतना सा पढ़ते हैं और एनसीईआरटी में भी ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना लिखा है केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए और डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करने चाहिए, है ना, सिर्फ इतना सा लिखा है। लेकिन मुझे लगता है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर कभी अच्छा क्वेश्चन आ गया तो फिर लटका दिए जाओगे, है ना, लटका दिए जाओगे। मैं सीधी सी बात यही कह रहा हूं। हो जाए तो बेटा डन लिखना, फिर मैं आपको इनके एग्जांपल्स दूंगा। मैं आपसे खुद से पूछूंगा कि बताओ कौन सा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तुम खुद बताओगे ये करेगा और ये नहीं करेगा। हो गया, डन है, पक्का? सोच लो एक बार, पक्का हो गया ना? आओ देखो, मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना, इनमें से कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना? आओ सर, आइए देखिए। सबसे पहला कंपाउंड को आप देखिए, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? सर कंडीशन क्या है? सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सर है। और अंदर होना चाहिए एक एनायनिक लिगेंड, सर बिल्कुल है। और इन दोनों को एक्सचेंज करवा दो एक दूसरे के साथ, तो क्या डिफरेंट आयंस मिलेंगे क्या आपको? सर कैसी बात कर रहे हो, बीआर बीआर के साथ रिप्लेस हुआ, डिफरेंट आयन कहां से मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। सर ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा सर। यस, नहीं करेगा सर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। नेक्स्ट चेक करते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है? सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिल्कुल है सर। कैन बी रिप्लेस्ड विद एनायनिक लिगेंड, अरे मुन्ना एक बात बता, क्या तुझे यहां कोई एनायनिक लिगेंड दिख रहा है क्या दादा? अरे सर कोई एनायनिक लिगेंड नहीं है। अगर एनायनिक लिगेंड नहीं है तो काटा मार दो, या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं कर सकता। सर मतलब ऐसा तो पहली बार पढ़ा है सर। और आगे चलिए, डेफिनेशन क्या कहती है? सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या आयनाइजेशन कुछ है क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर? अरे सर सिंपल एनायन छोड़ो, कुछ भी नहीं है। अरे मुन्ना अगर कुछ भी नहीं है तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा सर। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अरे सर देखो, अब की बार हमारा जो एनायन है सिंपल नहीं है सर, हमारा तो कॉम्प्लेक्स एनायन है सर। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए सिंपल एनायन होना जरूरी है सर, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है सर, ये भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या गजब एग्जांपल्स है, एकदम धांसू जबरदस्त जिसको बोलते हैं। बोलिए, इनमें से कोई सा भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। बोलो, और एग्जांपल दूं? और देखो, अभी तो असली मजा तो अब आएगा बे। हाँ, असली मजा तो छुपा के रखा था, अब आओ देखो। नेक्स्ट वाले जो 3-4 एग्जांपल्स है ना, मजा तो यहां आना है। बताओ, जल्दी बताओ। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं ना, एक बार के लिए इसको पकड़ते हैं सबसे पहले, है ना, इसको पहले पकड़ते हैं। सर देखो, क्या ये वाला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? आप बोलोगे सर डेफिनेशन बताओ, सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अरे सर हमारा जो एनायन है सर वो तो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, काटा मार दो, ये नहीं करेगा। मजा आ गया सर, गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस पे काटा मार दिया, इसके पास आओ। डेफिनेशन क्या कहती है? सिंपल एनायन आउटसाइड। अच्छा एक चीज और बताओ, है ना, उससे पहले सुनो, यहां पर आपका IR है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर? देखो 2 माइनस और सर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। अच्छा, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करेगा सर? +3 में +6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो कार्बोनेट आयन है, ये जो कार्बोनेट आयन है बेटा, ये कार्बोनेट यहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है या फिर बाइडेंटेड लिगेंड की तरह। मैंने आपको लिखवाया था, है ना, मैंने आपको लिखवाया था कि ये जो आपके कार्बोनेट आयन होता है ये एक फ्लेक्सीडेंटेट होता है, ये अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल बना सकता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ना, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताइए यहां जो कार्बोनेट आयन है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है या फिर बाइडेंटेड लिगेंड है? किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत जबरदस्त, एकदम गजब बात बोली आपने। ये यहां सर देखिए, इस ये 4 और 2 6 है ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा ठीक है सर, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, मजा आ गया सर। अब आप डेफिनेशन पे जाओ। ए सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिल्कुल है सर, सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारे पास, Br माइनस एक सिंपल एनायन है, कैन बी रिप्लेस्ड विद एनायनिक लिगेंड। सोचो अगर आप इसको इसके साथ रिप्लेस कर दो, देखो बच्चा क्या करता है ना, वो ऐसे कर देगा, वो बोलेगा सर देखो इसका एक आयनाइजेशन आइसोमर ये बन जाएगा, चेक करिए, है ना, ये आयनाइजेशन आइसोमर बन तो गया सर, ये देखो ना सर, ये आयनाइजेशन आइसोमर बन तो गया सर, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा ठीक है, डिफरेंट आयन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन तू मुझे एक बात बता, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर +3 है, लेकिन इसका सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ? अरे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 और 1 5 ही रह गया। अरे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, यहां पर 6 था, यहां पर 5 रह गया। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर नंबर चेंज नहीं होना चाहिए मतलब ये वाला भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता सर। समझे क्या है कि नहीं? बढ़िया, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों ने इस तरह से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शायद ना पढ़ी हो कभी, अगर स्कूल में पढ़ी है या फिर कहीं पर भी पढ़ी होगी तो। यस ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आप फोर्थ पे आओ, है ना, अब आप फोर्थ पे आओ। सर देखो यहां जो कोबाल्ट है सर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहां जो Br है सर, Br तो मोनोडेंटेड ही होता है सर, कैसी बात कर रहे हो, Br मोनोडेंटेड है सर, क्या ये शो कर पाएगा? क्या आप बोलोगे सर? डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन। ए सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या हमारे पास? सर बिल्कुल है। कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनायनिक लिगेंड है क्या? मैंने कहा चेक कर ले, एनायनिक लिगेंड भी है, तो एक बार चेक कर ले भैया, ये SO4 अंदर आ जाएगा, NH3 5 और Br, यहां इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्या यहां पर भी CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्या? सर बिल्कुल है। कैसे? बिल्कुल है, कैसे? अरे सर देखो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है NH3, और मैंने आपको बोला था जो सल्फेट आयन होता है ये फ्लेक्सीडेंटेट होता है, ये अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकता है? फ्लेक्सिबल रख सकता है। इसका मतलब ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो अगर यहां SO4 मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो ना तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, अब जाके ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। देख रहे हो आप लोग, क्या गजब कॉन्सेप्ट है भाई, एकदम जबरदस्त, एकदम गजब। यस बेटा बोलना पड़ेगा यार, दा क्या कुछ कुछ समझ में आ रही है क्या आपको? पक्का? आगे आओ फिर, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ये करेगा क्या? सर यहां देखिए क्रोमियम वापस से +3 में है, और +3 में मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब यहां पर जो क्रोमियम है वो NO2 है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बाइडेंटेड लिगेंड की तरह। ऑक्सिलेट यहां आ जाए, NO2 बाहर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑक्सिलेट भी बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। अगर बाइडेंटेड की जगह बाइडेंटेड आएगा तो ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, ना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, बिल्कुल करेगा सर, खत्म। सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 जो है यही आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये है असली कॉन्सेप्ट, है ना। लेकिन सिर्फ हम लोग ये बच के निकल जाएं, डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, काम खत्म हो जाए। तो डिफरेंट आयन तो प्रोड्यूस करते हैं, इसका एक दूसरा फॉर्मूला बना दिया, डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर देगा वो, है ना। लेकिन हो सकता है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सॉरी ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ना शो करे। यस ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, हमने 8-10 कितने कर लिए, 8 एग्जांपल ये कर लिए, 1-2 एग्जांपल पहले कर लिए, तो इतने में तो मेरे हिसाब से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। और मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसा क्वेश्चन तो कोई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा ना वही पूछेगा, बाकी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, उसको तुम ऐसे निपटा दोगे खटाखट खटाखट खटाखट, मेरी गारंटी है ना। आओ फिर आगे चल लेते हैं अगली आइसोमेरिज्म के बारे में, जो सबसे आसान है,
और जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म को पहचानना बहुत आसान है, और इसमें आसान इसलिए है क्योंकि इसमें जो लिगेंड होता है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। बस इतना ध्यान रख लो। एक बहुत ही आसान एग्जांपल से मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा, बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा ये ना। तो हो हल्ला मत करना, हो हल्ला मत करना बेटा। ये देखिए, एक आपके सामने कॉम्प्लेक्स ये है, और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है मैंने ये लिख दिया है ना, ONOCl2। सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है कि नहीं है? यस, सबसे पहले तो ये बताओ, है ना। हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है कि नहीं है? बोले सर बिल्कुल आइसोमर है। कैसे? इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। बिल्कुल है सर। लेकिन सर देखिए यहां पर हो क्या रहा है, ये जो सेंट्रल मेटल है इसका लिगेंड के साथ यहां पर जो डोनेशन है वो किससे हो रहा है? यहां डोनेशन सर नाइट्रोजन से हो रहा है। इस मेटल के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो लिंकेज है, वो किसका है? नाइट्रोजन का। और यहां पर इस क्रोमियम के साथ जो लिंकेज है वो किसका है? ऑक्सीजन का। तो अगर मान लीजिए आपके पास 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, एक एम्बिडेंट लिगेंड अलग अलग है, एम्बिडेंट लिगेंड है उसमें, उस एम्बिडेंट लिगेंड की मेटल के साथ जो लिंकेज है, मेटल के साथ जो कनेक्टिविटी है वो अलग अलग है, तो ऐसे जो 2 आइसोमर्स बनेंगे, मैं इन 2 आइसोमर को लिंकेज आइसोमर्स बोलूंगा। सर देखिए, ये दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, एम्बिडेंट लिगेंड भी प्रेजेंट है, यहां कनेक्टिविटी नाइट्रोजन के साथ है, या लिंकेज ऑक्सीजन के साथ है। सर दोनों का लिंकेज डिफरेंट है, ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स। ये बहुत आसान है और इनकी पहचान भी बहुत आसान है। अगर मान लो यहां NH3 6 होता और आपसे पूछता लिंकेज आइसोमर शो करेगा कि, आप बोलोगे नहीं, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए मेरे पास एटलीस्ट 1 एम्बिडेंट लिगेंड होना जरूरी है, बोलना पड़ेगा बेटा। अब अगर मान लो मैं तुमसे यह कह दूं कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कोई बता सकता है क्या? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कोई बता सकता है क्या? है ना, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो और फिर क्लास को खत्म कर देंगे। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? क्या लगता है तुम्हें, कौन होगा? कौन सा होगा बेटा? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? फर्स्ट वाला पक्का? हाँ बिल्कुल सही है बेटा। सर ये जो कॉम्प्लेक्स होगा सर ये ज्यादा स्टेबल है और ये वाला लेस स्टेबल। अरे सर ये कैसे हो गया? मैंने कहा बेटा स्टेबिलिटी भूल गया तू। स्टेबिलिटी डिपेंड करती थी कि लिगेंड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। यहां डोनेशन किसके थ्रू हो रहा है? नाइट्रोजन के थ्रू। यहां डोनेशन किसके थ्रू हो रहा है? ऑक्सीजन के थ्रू। आसानी से कौन डोनेट करेगा? सर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, लेकिन वो जो इक्विलिब्रियम होगा सर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगा, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। डन है? चलिए बस एक क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करिएगा। ये आपका होमवर्क है। इसमें 2 एम्बिडेंट लिगेंड दे रखे हैं, बताइएगा टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे। फाइंड आउट पॉसिबल लिंकेज आइसोमर। सिर्फ लिंकेज आइसोमर आपको बताने कि टोटल कितने लिंकेज आइसोमर्स बनेंगे। बाकी आइसोमर नहीं चेक करने, सिर्फ लिंकेज आइसोमर चेक करने बेटा। बाकी आइसोमेरिज्म नहीं चेक करनी है आपको, ठीक है ना। सिर्फ लिंकेज आइसोमर्स चेक करने हैं। इसी के साथ बाकी जो आइसोमेरिज्म है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपको डीपीपी मिलेगी, है ना, और आपको बढ़िया रिवीजन करके आना है, क्योंकि आज हमने जो मेटल कार्बोनाइल है उसमें हैवी चीज पढ़ी थी, है ना, काफी हैवी चीज पढ़ी है ना। तो उसको एक बार के लिए आप लोग देख लेना, और जो आपको होमवर्क क्लास में दिया है वो आप लोग कर लें। और आपका जो मॉड्यूल है बेटा, पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है वो आप लोग चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सेप्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को छोड़ के भाई जो जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ना, सारे क्वेश्चन निपटा दियो। सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सब कर लोगे, ये अपनी गारंटी है। बस आज के लिए इतना ही करेंगे। तो यार देखो, मेटल कार्बोनाइल हमने थोड़ा सा अच्छा, मतलब अच्छे लेवल का मेटल कार्बोनाइल पढ़ा है ना। सिर्फ मैंने मतलब छोटी छोटी चीज बता के छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कभी पूछे जा सकते हैं ना, तो पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैंने उसको पूरा समराइज करके अच्छे से आपको बता दिया। जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना मैंने बता दिया, ठीक है। तो उसको एक बार वापस देख लेना, है ना, वो देख लेना। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, है ना।
लेकिन आप लोग शायद उसको कर पाए। ठीक है ना? तो बस क्लास के लिए खत्म करते हैं, आज यहीं पर खत्म करते हैं। कल छुट्टी आप लोगों की, संडे है, बढ़िया ढंग से पूरा चैप्टर जितना पढ़ा दिया उतना रिवाइज कर लेना और मंडे को एकदम बढ़िया जोश जुनून के साथ आना। नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें हम लोग आइसोमेरिज्म खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। इसके बाद पी ब्लॉक है, फिर डी एंड एफ ब्लॉक है और फिर सॉल्ट एनालिसिस है और सबसे लास्ट में मेटलर्जी है। मेटलर्जी हालांकि मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, एडवांस का है, लेकिन वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है ना। तो अभी हमें पहले क्या करना है ये करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।